हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनकी एक सीरीज़ शुरू करी है। उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर पेपर और सब्जेक्ट रहेगा मैथ। ओके, मैथ्स के जितने भी हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे। 4th पार्ट में आता है आपका मैथ्स। 90 से 120 तक के आपके क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले हम 2017 और 18 के प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो एक बार मैं पिन कर दूंगी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप सब वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं अपने मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 91। क्या दिया हुआ है? एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। मीन्स कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखो, एक रेक्टेंगल है, बोल रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 60% बढ़ा दिया गया है, तो विड्थ को कितना कम करना है, जो आपकी ब्रेड्थ होती है उसको कितना कम करना है कि उसका जो एरिया है वो सेम रहे। लाइक लेंथ को अगर बढ़ा दिया तो ब्रेड्थ को इस तरह कम करना होगा, तो बस वही बताना है कि कितना कम किया है। चलिए देखो, जब कभी भी आपको इंक्रीज दे, लाइक मैं मान लूँ कि आपकी लेंथ जो है वो एल है, एल में कितना बढ़ा दिया, 60% बढ़ा दिया, तो एल का 60% कितना होता है, 60L/100। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो ना एलसीएम लेके, तो 100L + 60L कितना आता है, 160L/100। तो इसको ना हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जो हमारी न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ वो कितनी आ जाती है, वो हो जाती है 160L/100। ओके, तो इसलिए यहाँ से वो करते हैं। तो जो पहला एरिया होगा वो कितना होगा आपका LB, अगर लेंथ L है और ब्रेड्थ आपकी B है। अब यही एरिया इक्वल होगा अगर हमारी लेंथ को कितना कर दिया गया, 60% बढ़ा दिया। तो 60% बढ़ा दिया तो 100% को अगर 60% और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 160/100L। ओके, साथ में अब बताना है कि ब्रेड्थ को कितना कम करना है। हमें नहीं पता कि कितना कम करना है, बस हमें पता है कि ब्रेड्थ हमारी पहले B थी और B का X% हमने उसमें से घटा दिया, ये आ गया। B में से सेपरेट कर दिया B का X%। चलिए फिर ये आपका LB आ जाएगा, एरिया है, इज इक्वल टू L से L तो कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 16/10L मल्टीप्लाई टू B माइनस BX/100। L से LB कैंसिल हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10B और 16 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल हो जाएगा आपका B माइनस BX/100। अभी अगर आप BX/100 को इधर शिफ्ट करें और 10B को इधर सेपरेट कर दें तो कितना हो जाएगा, B माइनस 10B/16 और 16 माइनस 10B कितना हो जाएगा, 6B/16 और इधर आ जाएगा आपका BX/100। B से B कैंसिल कर दीजिए तो कितने % का इंक्रीमेंट हो जाएगा, X। तो 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600/16। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करने पर अगर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 ओके। उसके बाद अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो फिर डायरेक्टली कर लेते हैं। 16 3 48, रिमाइंडर बचेगा 12, 16 7 और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 112 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 8 और 16 5 80, ये आ जाएगा आपका 37.5%। अब देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। समझ आ गया? चलिए फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is numerically equal to the sum of the length of its edges. The total surface area of the cube in square units is। देखिए क्या करेंगे, घन है, एक क्यूब है, ओके। उस क्यूब की लाइक मैं मान लेती हूँ कि लेट कर लीजिए साइड कितनी है आपकी A, तो जो वॉल्यूम है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस। अब एजेस कितनी होती है,
एजेस होती है 6, राइट। सो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, सम ऑफ एजेस, देखो एक एज की जो लेंथ होगी वो ए होगी, तो ऐसे ही ए को 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा आपको, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ओके एजेस की बात कर रहा है ना, तो एजेस होता है आपका 12। तो इसी तरह अगर ए को 12 टाइम्स ऐड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 12 और आपको यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन है कि जो आपका वॉल्यूम है, क्या चीज़, वॉल्यूम जो है वो आपका एजेस की लेंथ के इक्वल है। तो सारी एजेस कितनी है 6 और एक एज की लेंथ कितनी है a, सो पूरी जो 12 एजेस की लेंथ का सम हो जाएगा वो कितना आ गया 12a, और वॉल्यूम हमें सभी को पता है कि a³ होता है। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें फाइंड करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, लाइक टोटल सरफेस एरिया, और अगर हम बात करें क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के बारे में वो होता है 6a², तो 6 × 12 कितना हो जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन है आपका, 72 का ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया, बहुत ही ईजी था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। सो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,000 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। अमित सैलरी इन 2018 में उसकी सैलरी बताई गई है 1,26,000। हिज सैलरी फॉर 2016 हैज़ राइजन। देखो ये बोल रहा है कि 2016 से उसका 10% सैलरी में इंक्रीज़ हुआ, वो आ गया 2017 में, ठीक है। और 2017 से 18 में कितना इंक्रीमेंट लगा दिया 15%, और जो 2018 में बाद में उसकी सैलरी हुई वो हो गई 1,26,000। जब भी हम कभी इंक्रीमेंट का करते हैं, देखो पहले मान लेते हैं कि पहली सैलरी आपकी x थी, अब बोला रहा है कि 10% बढ़ा दी। तो जब भी कभी बढ़ाने की बात करता है प्रतिशत में या परसेंटेज में, तो मैंने क्या बताया कितनी बढ़ाई 10, तो 100 + 10 कितना होगा 110% है, तो 100 से डिवाइड इतनी हो जाएगी बढ़ के उसकी 2017 में। अब फिर से 15% बढ़ा दी, तो 100 + 15 कितना होता है 115 डिवाइड बाय 100, और बन के पूरी कितनी तैयार हो गई 1,26,000 ओके 1,26,500। समझ आ गया। चलो फिर इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है आपकी 1,26,500, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 × 10 कितना हो जाएगा 1000, डिवाइड कीजिए 11 मल्टीप्लाई टू 115, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55, 2 zeros आ जाएंगे। तो सैलरी आ जाएगी आपकी 11500 मल्टीप्लाई टू 1000 डिवाइड बाय 115। इससे डिवाइड करोगे डायरेक्टली 100 आएगा, 100 × 1000 कितना हो जाएगा 1000 × 100 1 लाख रुपीज़। कितनी आ गई 1 लाख रुपीज़। तो 2016 में अमित की सैलरी कितनी थी 1 लाख रुपए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि जब भी कभी इंक्रीमेंट की बात करें तो इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि अगर किसी भी चीज़ में लाइक इस सैलरी में 2016 की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ, 100 पहले थी 10 इंक्रीमेंट तो समझिए 110 हो गई। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 94 पे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। HCF ऑफ द टू नंबर्स इज 6। HCF कितना दिया है 6। LCM इज 432। इफ वन नंबर इज 48 देन द अदर नंबर इज। अब आपको पता होगा फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। LCM और HCF का क्या होता है कि दो नंबर्स का जो LCM ऑफ HCF का प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के इक्वल होता है। लाइक दो नंबर्स आप मान लीजिए x और y, तो HCF आपको दिया हुआ है 6, LCM आपको दिया हुआ है 432। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक नंबर आपको 48 दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपको y फाइंड करना है। कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 432 और ये 48 आ जाएगा इधर डिवाइड में। कितना आएगा 6 8 = 48 और 8 से डिवाइड कर दीजिए इसे, कितना आ जाएगा 8 5 = 40, 8 4 = 32। कितने रुपीज़ हो गया 54 रुपीज़। सॉरी रुपीज़ नहीं, नंबर आया ना, y = 54। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, दैट इज़ द 54। क्लियर हो गया। सो सिंपल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। दे रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखें ना तो इजी हो जाता है अगर हम उस मंथ की फर्स्ट डेट फाइंड कर लें कि पहले तारीख को क्या दिन था। जैसे दिया हुआ है इफ़ थर्ड फ्राइडे इज़ ऑन 16th ऑफ मंथ देन व्हाट वुड बी द डेट और फोर्थ ट्यूसडे। अब देखो 16 को क्या दिया हुआ है, 16 को दिया हुआ है फ्राइडे, करेक्ट। या फिर मैं बात करूं कि वो पहले उसने फ्राइडे को लेके इन्फॉर्मेशन दे दी कि फ्राइडे कब था 16। अब अगर मैं उससे पहले फ्राइडे की बात करूं तो 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 को था। फिर से एक 7 माइनस कर दो तो उससे पहला फ्राइडे क्या था, सेकंड डेट को था। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डेट को तो अगर सेकंड को फ्राइडे था तो फर्स्ट को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा भाई। अब अगर फर्स्ट को थर्सडे था तो ट्यूसडे कब होगा, क्योंकि अब हमें ट्यूसडे के बारे में बात करना है ना। तो पहला ट्यूसडे कब आएगा, थर्सडे के बाद कितने दिन बाद आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। थर्सडे ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक को था, 2, 3, 4, 5, 6। सो इट मीन्स मंथ की 6 तारीख को आपका ट्यूसडे था। ये तो हो गया पहला ट्यूसडे। दूसरा ट्यूसडे कब होगा, +7 कर दो 13। तीसरा ट्यूसडे कब होगा, +7 कर दो 20। चौथा ट्यूसडे कब होगा, +7 कर दो 27। इट मीन्स 27 डेट को आपको चौथा ट्यूसडे पड़ेगा। समझ आ गया कैसे करेंगे। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो उस मंथ की फर्स्ट डेट का डे फाइंड कर लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर चलिए करते हैं 96 क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। चलिए, तो वैसे आपने सबने प्रिज्म देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एक बार थोड़ा रफ सा डायग्राम बना देती हूँ। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ओके, सो किस तरह से होगा, ये आ जाता है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरह से, है ना, ये आ जाता है और यहाँ पर ये लाइक ऐसे जॉइन हो जाता है। ये आपकी बैक एंड की है क्योंकि 3D में होगा ना प्रिज्म। अब देखो इसमें कितनी वर्टिसेस बनती हैं आपकी, 1, क्योंकि हमें वर्टिसेस फाइंड करनी है, शीट्स फाइंड करने हैं ना वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर 2, 6। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं ना उन सब का एक बार पता होना चाहिए कि उसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है। वो वर्टिसेस पूछ सकता है, साथ में वो एजेस पूछ सकता है कि कितनी भुजाएं हैं, कितने शीट्स हैं, ओके। या फिर साथ में वो ये पूछ सकता है कितने फेसेस हैं, फेस भी पूछ लेता है जिसे आप फलक बोल देते हो कि कितने फेसेस हैं, ओके। तो बस इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। और स्पेशली 3D वाले जो हमारे होते हैं ना, 2D वाले में तो क्लियर होता है कि कितने वर्टिसेस हैं, कितने साइड्स हैं, बट बात करते हैं अगर 3D वाले जो फिगर्स होते हैं उनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ओके, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानास परचेज 6 for ₹10। देखो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो किसकी बात कर रहा है वो, कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना, क्योंकि परचेज करें 6 for 10 कि 10 रुपीज़ के। तो अगर मैं बात करूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना तो कितना हो जाएगा 10/6, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 5 2 3 सिंपली हो जाएगा आपका। या फिर चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए 10/6, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सोल्ड 4 बनानास को कितने में बेच दिया उसने, 6 रुपीज़ में। तो जो सेलिंग प्राइस है आपका 1 बनाना का वो कितना आ जाएगा, 6/4, यही तो हो जाएगा ना। चलिए ये भी ठीक है। अब उसके बाद इसको आप कर लीजिए फ्रैक्शन में 2 5 2 3 तो 5/3 आ जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, 2 3 2 2। अब हमें फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, कितना लॉस हुआ, लॉस के लिए CP ज़्यादा होगा आपका, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस कर दीजिए SP 3/2, और कितने का ख़रीदा था उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं 5/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप LCM ले लेते हैं 6 तो 3 2 सो 2 5 हो जाएगा 10 माइनस 2 3 3 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड में आ जाएगा 5 और आपका परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100। देखो ये 3 2 आ जाएगा, 10 × 10 - 9 कितना होता है 1/5 2 हो जाएगा 10
इंटू 100, ये जाएगा आपका 10, तो कितना आ जाएगा 10%। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ उसको 10%। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। कितना है, अब हम सभी को पता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भाई, 1/1000 किलोग्राम। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 1 किलो में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होंगे। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। अब उसने साथ में देखो यहाँ पे ना डबल डबल है, तो क्या इस 1/1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आप ये भी लिख सकते हो, अगर इसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं पावर को, हमेशा जब भी पावर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा पावर के साथ, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। अब इन्होंने एक दिया हुआ है डेसिमल के फॉर्म में, तो अगर आप इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हो तो 3 के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो क्योंकि ये 1 यहाँ पर है और 3 के बाद लगना है तो आपका आ जाएगा ये, बट यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो सी तो नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि 1/1000। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिए हुए हैं। सिंपल सा कन्वर्जन था। चलिए 99 क्वेश्चन करते हैं। 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 0.01 स्क्वायर कैन बी रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म। देखो अगर किसी भी नंबर को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और अगर किसी परसेंटेज को किसी नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। अब हमारे पास एक नंबर है 0.01 का स्क्वायर, और क्योंकि हमें उसे परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0.01 का स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 0.01 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई टू 100। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा, और 0.01 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0.01। आंसर देखिए कौन सा, और ये आंसर आएगा आपका परसेंटेज में, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है ना, ये परसेंटेज हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आप अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो, क्योंकि यहाँ से अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 और 2, तो 100 आ जाएगा, तो ये 1/100%, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ए और डी कौन से में है, 4th ऑप्शन में। यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे 1/100 भी दिया हुआ है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज ही लगाना है। अब यहाँ से ये नहीं कि हमने 1/100 सॉल्व तो कर दिया तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा, वहीं पे गलती हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, और ए और डी हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। इफ द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। डिफरेंस, दो नंबर है हमारे पास x और y, डिफरेंस बोल रहा है x माइनस वाई दिया हुआ है, कितना है डिफरेंस 5, साथ में बोल रहा है प्रोडक्ट जो गुणनफल है दोनों नंबर्स का वो कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। अब देखो एक चीज़ होती है, जब कभी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो अगर हमने यहाँ पे x को बड़ा माना है तभी तो डिफरेंस फाइंड किया ना, बड़े में से छोटा माइनस करके। तो अब जब रेसिप्रोकल करेंगे तो छोटे वाले नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो ग्रेटर देन होगा बड़े वाले रेसिप्रोकल से। तो जो हम फाइंड करेंगे डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो वो फाइंड करेंगे 1/y माइनस 1/x। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ एक्स वाई, तो y तो यहाँ पे है, x मल्टीप्लाई टू 1 कितना हो जाएगा x, यहाँ पे x है, y मल्टीप्लाई टू 1 कितना हो जाएगा y। अब दोनों चीज़ें तो आपको दी हुई हैं, वैल्यू पुट करो, 5/36 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इजी था। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रूम इज डिक्रीज्ड बाय 10%, जो लेंथ है वो 10% कम कर दी, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, वाइल हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन व्हाट परसेंटेज चेंज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द रूम। जो उस कमरे का आयतन है, जो वॉल्यूम है, उस पे बताना है कि वो कितना कम हुआ है या फिर वो कितना ज़्यादा हुआ है। ये नहीं पूछ रहा ज़्यादा या कम हुआ है, बस उसका अंतर बता रहा है कि अगर 10% बढ़ा है 10% घटा है तो अंतर कितना आया है, वो 10% बताना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था, अगर आपके पास लेंथ है LBH तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LVH हो जाएगा।
अब यही वॉल्यूम में हमें अंतर बताना है कि अब कितना हो गया। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम आपका हो गया LBH, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया। अगर लेंथ 10% बढ़ गई तो मैंने क्या बताया, अगर बढ़ गई अब 10% तो 100 में 10 और जोड़ दो, कितनी हो गई वो 110 टाइम हो गई, डिवाइड कर दीजिए 100 से, और वॉल्यूम होगा L मल्टीप्लाई टू B मल्टीप्लाई टू H। अच्छा 10% घटाई गई है, अब अगर घटाई गई है तो क्या करोगे, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, वो हो गई 90L। ओके, ब्रेथ को डिक्रीज़ किया गया 20%, अगर 20% हमारा डिक्रीज़ हो गई तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 80/100B। हाइट को इंक्रीज़ कर दिया गया 5%, तो 100 में 5 जोड़ोगे 105 H, ये आ गया, ये आ जाएगा आपका न्यू वॉल्यूम। अब हमें बताना है कितना चेंज हुआ है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 9 8 जा कितना होगा 72 मल्टीप्लाई टू 105 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका LBH। ओके, देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर पता करेंगे कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे क्या था, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 हो गया, कितना आ जाएगा 36 इंटू 21 डिवाइड बाय 100 इंटू 10। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 1 ज़ा 36 कैरी 3, 36 2 72 प्लस 3 75/100 इंटू 10। अगर इसे 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 75.6/100। देखो मैंने 100 क्यों रखा है, अभी जब मैं आपको बात कर रही थी कि लेंथ को 10% घटा दिया गया तो मैंने 90L कर दिया था ना अपॉन 100। अब अगर जो हमारा वॉल्यूम है, देखो ये LBH भी आ रहा है तो इसे V1 कर दीजिए, जो हमारा पुराना वाला वॉल्यूम था। अब जो न्यू वॉल्यूम है वो V1 का कितना हो गया 75.6, मतलब 100 से कम हो गया ना। अब वो कितना कम हुआ है वही हमें फाइंड करना है, तो ये जो 75.6 है इसे 100 में से कम कर दीजिए, कितना आया 24.4। तो ये जो आपका कम हुआ वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 24.4% हो जाएगा आपका कम। ओके, चलिए एक बार देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया। परसेंटेज के क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जाओगे L + 90 - L तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि आप उसको बिल्कुल बेसिक से करें। ओके, जिस भी किसी का लगता है कि थोड़ा सा वीक है तो जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी आप उसको प्रॉपर अच्छे से देखिए, पढ़िए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 बोल रहा है किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच इज फिट फॉर दैट। किसी तरह से ये आपका रूम है और ये जरूरी, ये तो रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1500, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यह आ जाएगा आपका 1517। यहीं से अगर आप ब्रेड्थ करोगे तो कितनी दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 9 मीटर में 900 + 2 कितना हो जाएगा 902। अब इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 1517 और ये है आपकी 902। अब हमें ना स्क्वायर टाइल्स लगानी है। स्क्वायर टाइल्स लगानी है मीन्स कि स्क्वायर टाइल्स यहाँ पे भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि भाई स्क्वायर का तो सारा साइज इक्वल होता है, ये वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यही तो होगा ना, राइट। इस तरह से ही तो आएगी आपकी टाइल्स। तो उसके लिए क्या चाहिए कि ये जो 902 है वो भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए, वो भी। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 1517 एंड 902। तो जो आपका साइड ऑफ स्क्वायर टाइल आएगा ना, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल की जो साइड होनी चाहिए वो इन दोनों का HCF होना चाहिए, ताकि वो स्क्वायर टाइल इधर भी फिट हो जाए, लेंथ की साइड भी और ब्रेड्थ की साइड भी। क्या आ जाएगा वो HCF ऑफ 1517 एंड 902। अब आपको HCF फाइंड करना है। देखिए कैसे करोगे,
यहाँ से आ रहा है 1517 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ नहीं होगा। किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 1517? दो ही चीज़ हो रही है इसके लिए, 41 मल्टीप्लाई टू 37, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, 37। अभी उसी तरह अगर 902 को देखें तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 451 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 2 से हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई टू 11 से हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका 41 से। क्लियर? मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप एक बार उसको फाइंड कर लेना। अब यहाँ से अगर HCF देखो तो HCF क्या है, कॉमन फैक्टर आपका 41 है तो 41 आ गया। तो जो साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल है वो कितनी आ गई, 41। अब आपको पता है कि हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे फाइंड करोगे, पूरे रूम का जो भी एरिया होगा, पूरे रूम का जो भी क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ रूम, उस कमरे का जितना भी क्षेत्रफल होगा फर्श का, और डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ 1 टाइल से, एरिया ऑफ 1 टाइल। तो रूम का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितनी है आपकी, लेंथ कितनी है 1517, चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी है 902, और डिवाइड कर दीजिए एक टाइल का एरिया कितना होगा 41, क्योंकि उसकी लेंथ भी 41 होगी, ब्रेड्थ भी 41, डिवाइड करिए, ये जाएगा 37 टाइम और ये जाएगा 22 टाइम्स। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी 37 मल्टीप्लाई टू 22 हो जाएगा 814। कितना आ जाएगा 814। तो हमें 814 टाइल्स चाहिए पूरे फर्श को कवर करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। समझ आ गया? चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक होगा। यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2153 टू द पावर 167। अब आप सभी को पता होगा कि जब भी हमें किसी नंबर की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इकाई का अंक फाइंड करना है, और जिसकी पावर एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 4 से उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिमाइंडर्स होते हैं, या फिर बोले कि इकाई का जो अंक होता है वो रिमाइंडर्स नहीं, जो इकाई का अंक होता है वो 4 डिजिट पे क्या करता है, 4th पावर पे रिपीट करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 167 को 4 से डिवाइड कर लीजिए और पता करिए क्या आएगा आपका रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पे, 4 4 जा 16, ये 7 आ जाएगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी यूनिट डिजिट है, जो भी आपकी यूनिट डिजिट है उसकी पावर 3 ले लीजिए। ये है ना 3 की पावर 3 कर लीजिए, कितना आया 27। तो कितनी आ जाएगी यूनिट डिजिट, 7 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यही करना है आपको, किसी भी नंबर की अगर कोई बड़ी सी पावर दी हुई है 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड करो और जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर में रख दो, आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। If we increase 20% in the numerator and 25% in the denominator of a fraction, then it is 3/5। देखो, परसेंटेज बढ़ाने का सबसे इजी तरीका वही है। मान लीजिए कि आपका जो फ्रैक्शन है, एक्चुअल फ्रैक्शन, वो था x/y, ठीक है। बोल रहा है कि उसके अंश को, जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर, उसको कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो कह दीजिए वो तो 120 हो गया। यही तो बताया था ना, अगर 20% बढ़ा है तो 100 + 20, और जो डिनोमिनेटर है उसको 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया हर को, तो जो आपका y है उसको 25% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 125/100, और वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 3/5। बस सॉल्व करना है, 100 से 100 को कैंसिल करो, x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 3/5 है, 125 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 120 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड कर दो, 3 4 = 12, 5 2 = 10, 5 5 = 25, ये आ जाएगा 5 5 = 5 8 तो कितना आ गया आपका फ्रैक्शन, कितना था आपका फ्रैक्शन, था आपका 5/8। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। चलिए फिर इतना हो गया, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पर। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, द नंबर्स डिविजिबल बाय 8। देखो 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। अगर हमें बात करनी है डिविजिबिलिटी रूल की, डिविजिबल बाय 8 कौन से होते हैं आपको, जैसे ये 5 नंबर्स का डिजिट है, ये 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, तो अब आपने क्या करना है, इसको सारे को डिवाइड नहीं करना, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए, लास्ट 3 डिजिट।
अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो गई तो मतलब पूरा नंबर 8 से हो जाएगा, क्यों ना वो फिर ये हो 7 3 4 5 6 2 3 8। अब इसे कैसे करोगे, सिर्फ 2 3 8 को चेक कर लो, अगर 2 3 8 डिवाइड हो जाएगा 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये होता है आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 240 को डिवाइड करो 8 से, 8 4 जा 8 3 जा 24, हाँ भाई ये तो डिवाइड हो गया। 220 पे आ जाओ, 220 को डिवाइड करना है हमें सिर्फ 8 से, कैसे करोगे, 8 से कितने टाइम्स जाएगा आपका ये, 8 2 जा 16, बचेगा कितना 4, 8 5 जा 40। चलो भाई ये भी डिवाइड हो गया, सेकंड वाला भी डिवाइड हो गया ये तो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके 1 सेकेंड, यहाँ से ना आपका रिमाइंडर 6 बचेगा ना, 4 5 6 आएगा और ये 6 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद आ जाइए 128 पे, तो 8 1 जा 8, अगर 128 को करना है 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 4, 8 6 जा 48, डिविजिबल है। 124 को करो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 बचेगा, 44 डिविजिबल नहीं होगा, तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड डिविजिबल है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर हो गया, ईजी ही था। अब आती है बात 106 क्वेश्चन की। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, ये हमें सबको पता है कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 36 + 64 = 100 और होता है 10 का स्क्वायर। अब ये ट्रिपलेट तो है, बट बोल रहा है कि अब देखो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे ना तो टिक कर दोगे कि भाई ये तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, बस हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बट ये भी तो ध्यान दो ना, ऑफ विच स्मॉलेस्ट डिजिट इज नंबर इज 8। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आ जाते हैं सेकंड पे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 6 लाइक ट्राई कर सकते हो अगर बनेगा तो। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 + 81, यह आ जाएगा आपका 145, जो कि इक्वल नहीं है आपके 10 के स्क्वायर के। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए। थर्ड ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 + 225, राइट। यहाँ से भी आई गेस नहीं बनेगा, चलो देख लो। 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। ओके, तो ये तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड वाला, इसकी छोटी संख्या 8 भी है। ओके, सो आपका फोर्थ वाला तो नहीं होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर और अगर आप 64 का स्क्वायर करोगे ना तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं आएगा क्योंकि 512 का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो 106 तक हो गए। अब आते हैं 107। क्वेश्चन नंबर 107, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z89 से विभाज्य है। देखो नंबर क्या है आपका 417 और साथ में नीचे z8 है। अब आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अगर आपके सारी डिजिट्स का सम, ओके, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, राइट। और अगर सम जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। तो अगर इसको 9 से डिवाइड करना है तो सारे डिजिट का सम ले लीजिए, लाइक 4 + 1 + 7 + z + 8 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 + 7 12 + 8 कितना हो गया 20। अब 9 के टेबल में देखो, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27। अगर हम इस 20 में 7 ऐड कर दें तो 27 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, z हो जाएगी आपका 7, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल का पता होना ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वो सारे आप लर्न कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। यदि 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, तो 3 की पावर a, 2 की पावर माइनस b एंड 5 की पावर माइनस c फाइंड करना है। सबसे पहले ना 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 2 1 = 2, 2 8 = 16 एंड 0। फिर आ जाएगा आपका 2 5 = 10, 0 क्यों ऐड करा क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो रहा था। 2 5 = 10, 2 4 = 8 एंड 0, 2 2 = 4, 2 7 = 14 एंड 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब आ जाएगा ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 4 = 12, 3 5 = 15। फिर से 3 से कर दीजिए, 3 1 = 3 5 =
फिर आपका ये फिर से 3 से हो जाएगा, 3 5 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 5 1 5। तो जो आपका 2160 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के देखो कितना बार आया, 1 2 3 4, सो 2 की पावर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई टू 3 कितनी बार है, 1 2 3, सो 3 की पावर हो जाएगी 3 और साथ में हो जाएगा 5 की पावर 1। तो अभी यहाँ से 2 की पावर a है, 3 की पावर b, 5 की पावर c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस बी इंटू 5 की पावर माइनस सी। तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 की पावर a तो 4 ही रहेगा, चलिए फिर 2 की पावर माइनस बी तो माइनस 3 हो जाएगा, 5 की पावर c तो माइनस सी। अब हमें पता है 3 की पावर 4 कितना होगा आपका, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, डिवाइड में आ जाइए, 2 की पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा, 5 की पावर 1 डिवाइड में, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यह आ जाएगा 81/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा होता है 40, तो कितना आ जाएगा 81/40, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। क्लियर था, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 में आपको क्या करना है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान यूजिंग द साइड फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ से नोटिस करो क्या चीज़ एकदम देखते क्लिक कर रही है, ये 3 है, 3 का क्यूब 27, 4 है, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, तो 1 का क्यूब ही तो बताना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9, 3 27, 4 का क्यूब 64, तो लास्ट में x के अपोजिट में क्या है 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो बस 1 ही आ जाएगा आपका आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया, तो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 1। समझ आ गया होगा। चलो तो फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 पर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो कुछ ग्राफ्स यहाँ पे बताए हुए हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हो, कुछ इस तरह से बार्स होते हैं आपके पास, ये होते हैं, बहुत ही सिंपली ड्रॉ कर देते हो आप। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बार होगा उसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसी का मोड, लाइक मोड क्या होता है, मोड होता है रिपीटेशन, कौन सी आपकी ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन ज़्यादा है, राइट। तो वो पता लगता है हमें हिस्टोग्राम से, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, आयत चित्र द्वारा। अब बात आती है द्वारा से अधिक संचयी बारंबारता वक्र से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा या फिर आवृत्ति बहुभुज द्वारा, लाइक मोर देन टाइप ऑफ गिव, लेस देन टाइप ऑफ गिव। तो ये तो आपको वही ड्रॉ करते हैं, लाइक मोर देन के लिए आप यहाँ पे और लेस देन के लिए कुछ इस तरह से पॉइंट ऐसे ज्वाइन करते जाते हैं, तो मोर देन और लेस देन वाला बन जाता है, और इसी तरह से आपके फ्रीक्वेंसी वाला बन जाता है ऊपर नीचे, लाइक इस तरह से। तो वो नहीं बताता कि एग्जैक्टली आपका मोड क्या होगा, वहाँ से मोड नहीं पता लगेगा आपको, तो जो मोड बताएगा वो बताएगा आपको हिस्टोग्राम करेक्ट। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी, और ये सभी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना सम लाइक वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। ये है आपका c प्लस ए इज इक्वल टू के। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लास्ट वाले को ले लूँ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की मल्टीप्लाई k से कर दे c के आ जाएगी, साथ में अगर b प्लस सी अपॉन ए की k के इक्वल रखे तो a की मल्टीप्लाई k से हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा a के, और यहाँ पे बचेगा आपके पास b प्लस सी। चलिए अगर इन दोनों को इक्वल रखें तो ये जो c प्लस ए है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b मल्टीप्लाई टू के b के। अब क्या करते हैं, इन तीनों को ना ऐड कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो a प्लस ए दो बार ऐड हो जाएंगे ना, 2a 2b 2c, और इधर कितना हो जाएगा a के प्लस b के प्लस c के, मैं लिख देती हूँ c के प्लस b के प्लस a के। ओके यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से अगर k कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 एंड 8.1 सेंटीमीटर है। सो वी हैव टू टेल द नंबर ऑफ द पॉसिबल ट्राइंगल्स विद एनी ऑफ द 3 लेंथ्स ऑफ दीज। ओके चारों लेंथ्स में लिख लेती हूँ 1.2,
4.2, 5.9, 8.1। अब देखो कंडीशन क्या होती है। एक क्वेश्चन हमने 2017 आई गेस 18 में भी हमने किया था। उसमें क्या था कि हमारे को ट्राइंगल बनाने के लिए तीनों एंगल चाहिए, 2 साइड 1 एंगल, कुछ इस तरह से था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया बट पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पे हमें कुछ साइड दे दी और बताया है कि अगर कोई सी भी 3 साइड उठा ले तो ऐसे कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो। देखो मैं पेयर्स बता देती हूँ। 1.2 को ले सकते हो, साथ में 4.2 और 5.9, एक ये पेयर हो जाएगा। एक 1.2, 4.2, 8.1 आ जाएगा। एक आ जाएगा 1.2, 5.9, 8.1 आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपका 4.2, 5.9 और 8.1। ऐसे 4 पेयर बनेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर 2 भुजाओं का लाइक जो आपकी ये साइड्स है त्रिभुज की, सो 2 मापों का अंतर जो है सम जो है उनका जो जोड़ होगा वो तीसरी साइड के से बड़ा होना चाहिए। आप सिंपली बोल सकते हो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। अब यहाँ से देखो 1.2, 4.2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 5.4। तो 5.4 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होगा 5.9 से, तो इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे 1.2, 4.2 कितना हो जाएगा, 1.2, 4.2 को ही ऐड कर लो, 2 + 2 4, 4 + 1 5। 5.4 अभी भी इक्वल नहीं है 8.1 के, तो इससे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे आ जाइए 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 6 + 1 7, 7.1 ग्रेटर नहीं है 8.1 के, तो यहाँ से भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब आ जाइए 4th वाले ऑप्शन, मतलब ये जो पेयर लिया है, यहाँ से देखते हैं कि 4.2 + 5.9 कितना हो जाएगा, कैरी 1, 6 + 4 10। भाई 10.1 ग्रेटर देन है 8.1 से, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को ले लीजिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए इसमें भी। तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 5 14, 14 भी ग्रेटर देन है। तीसरी साइड कौन सी है इसमें, 4.2 से भी बड़ी है। आप बची हुई दोनों ले लीजिए, कौन कौन सी, 4.2 और 8.1। तो इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन आ जाएगा 5.9 से। तो भाई ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाला पेयर बन रहा है। तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, सिर्फ एक त्रिभुज बनेगा, सिर्फ एक। क्लियर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 1। समझ आ गया होगा। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 पर। बोल रहा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। The denominator of a fraction is 1 more than the double of the numerator. On adding 2 to the numerator and subtracting 3 from the denominator, we obtain 1. देखो कोई भी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको मान लीजिए x/y, या फिर नहीं, एक काम करते हैं, मान लीजिए कि जो न्यूमरेटर है आपका, जो आपका अंश होगा न्यूमरेटर, उसे मान लीजिए आप x। तो जो आपका हर आ जाएगा डिनोमिनेटर, वो कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर, भाई कितना दिया हुआ है, आपको यही दिया हुआ है ना, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 1 more than। 1 more than मीन्स एक ज़्यादा है न्यूमरेटर के 2 गुने से, तो 2x + 1 हो गया। अब बोल रहा है ऑन एडिंग 2 टू द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, कि अंश में 2 जोड़ने पर, तो x में 2 जोड़ दिया, और हर में 3 घटाने पर, तो हर आपका 2x + 1 है, -1 कर दिया, और कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉरी 3 घटाना है ना, तो 3 घटाइए, ये आ जाएगा x + 2, और इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए 1 से, तो ये आ जाएगा 1 - 3। ये है x + 2 = 2x, 1 - 3 कितना होता है, -2, -2 को उधर लेके जाओ, 2 + 2 हो जाएगा, x को इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2x - x कितना होता है, x, और 2 + 2 4, तो x आ गया आपका 4। तो अगर हमें यहाँ से भिन्न फाइंड करना है कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर था, जो अंश था, वो x है, और जो हर है आपका डिनोमिनेटर, वो 2x + 1 है। तो x आ जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 2 4 8 + 1, दैट मीन्स ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 4/9। एक बार ऑप्शन चेक करिए, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 पर। सरल कीजिए, लाइक हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, -9, 1 सेकेंड, चलिए, -9 है आपका ब्रैकेट में, फिर आपका -8 होगा, +24 डिवाइड बाई, देखो अब क्या कहता है, जब भी कभी बार लग जाए
तो हमारा रूल कौन सा होता है, हमारा रूल होता है बोर्ड मास, करेक्ट। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, ऑफ देखते हैं, बट इससे पहले भी ना एक वी यूज़ करते हैं वर्निकुलर के लिए, तो उसका मतलब होता है ये जो आपका बार होता है, तो ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व करते हैं बार, ठीक है। सो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। अब आ जाइए, ये -9 है आपका, ये माइनस ऑफ -8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24 को डिवाइड करें अगर 6 से तो कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को -9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +8 +4, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चलिए पहले ऐड कर लो, 8 + 4 कितना होगा 12। ओके, मेक श्योर कि ये वाला जो आपका कर्ली ब्रैकेट है ना, 8 पे जो आपका कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पे ओवर हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमें कर्ली ब्रैकेट 8 का यूज़ करना है, इसे ओपन नहीं करना। -9 आ जाएगा और ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर बंद हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो -8 + 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर मिलेगा आपको -9 और माइनस में -8 + 4 होता है -4, तो ये आ जाएगा -9 माइनस माइनस हो जाएगा +4, 9 - 4 कितना होता है 5, बट माइनस साइन आएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 विद द -5। क्लियर हो गया, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, बस रूल याद रखना है आपको वी वॉट मास का, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर इसी फॉर्मूले से हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी किया था। तो देखो आप ना एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं, है ना। हमने देखे हैं परसेंटेज वाले, ये आपका अभी सिंप्लीफिकेशन का एक आ जाता है, एक एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आ जाता है, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है यदि में से a और 8 का = 4 और लेस से जो है a और 8 का 24 हो तो a का मान बताइए। लाइक दो नंबर्स है हमारे पास a और 8, यही दिया हुआ ना, HCF दिया हुआ है 4, LCM दिया हुआ है 24। अब आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई टू सेकंड नंबर क्या बताया था मैंने, HCF मल्टीप्लाई टू HCF, यही था आपका फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दो, एक नंबर आपका a है, दूसरा आपका 8 है, HCF आपको 4 दिया हुआ है, LCM आपको 24 दिया है। 8 से डिवाइड कर दो इसे, 8 3 ज़ा 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 ज़ा 12। बहुत ही सिंपल था, बस फॉर्मूला याद करना था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd करेक्ट। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पर। इफ़ द लेंथ ऑफ किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है। विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ना। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पैरामीटर इज 46 मीटर, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। देखो क्या करोगे, फॉर्मूला बता देती हूँ। ये अगर रेक्टेंगल होता है ना तो यहाँ पे ये होता है आपका डायगोनल, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। तो जब ये हमें पता है 90 डिग्री होता है तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो डायगोनल की वैल्यू होती है ना वो आ जाती है आपकी L² + B²। अब डायगोनल आपको दिया हुआ है 17 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी L² B²। कितनी आ गई वैल्यू L² + B² की, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलिए एक आ गई इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई दी हुई है कि जो आपको परिमाप दिया हुआ है पैरामीटर वो 46 है, परिमाप कितना होता है पैरामीटर 2 × L + B, कितना आ गया 46, 2 से डिवाइड कर दो तो L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर। A + B के स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका ना फॉर्मूला खोलो, कितना आ जाएगा L² + B² + 2LB और 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 23 × 23 हो जाता है आपका 529। अब L² + B² की वैल्यू हमारे पास है 289, चलिए रख दीजिए, प्लस 2LB कितना हो गया 529। अगर 289 को उधर शिफ्ट करें और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा 529 - 289, तो LB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 9 0, 12 - 8 4 एंड 4 - 2 40 और ये हो जाएगा डिवाइड 2 से। तो LB क्या होता है, देखो L लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी तो है ना, ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी तो होता है हमारा एरिया। तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 120 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो एरिया कितना आ गया, एरिया ही हमें फाइंड करना था, देखो क्षेत्रफल फाइंड करना था ना एरिया, तो 120 आ गया, ऑप्शन नंबर 3rd। समझ आ गया। 117 क्वेश्चन है आपका, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, 2 की पावर -1 और उसकी पावर भी -1। सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो नंबर कैसा होगा, अभाज्य, सम, 2 का गुणक, विषम संख्या। ओके, बताना है कि वो प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, मल्टीपल है या ऑड नंबर है। देखो 2 की पावर -1 है
और इस पूरे की पावर -1 है। अब आपके पास एक लो एक्सपोनेंट में एक रूल था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी n है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी a की तो नंबर है ना, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो, -1 -1 -1 -1 कितना होता है 1, और 2 की पावर 1 2। अब आ जाइए 2 क्या है, क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि 2 के दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2, एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं, तो प्राइम नंबर तो है। क्या 2 इवन नंबर है? हाँ है, वो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्या वो मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ भाई, 2 × 2 1 2 होता है, तो वो 2 का गुणक भी है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है। क्या वो विषम संख्या है? विषम नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है, वो इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन है तो ऑड तो होगी नहीं, तो 2 ऑड नहीं है, तो कौन कौन सा हो गया? ABC, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्लियर, समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। अब मैं कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लेती हूँ, सबसे छोटी वाली हमें पता है कि हमारे पास 2 होती है, या फिर कुछ भी मान लीजिए एक 3 होती है, और एक अभाज्य संख्या आपके पास 5। अगर दोनों का सम कर ले तो 8 है। क्या 8 प्राइम है? नहीं, 8 प्राइम नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, अ कंपोजिट नंबर में भी ऑड और ऑड नंबर। जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 1 और उसके खुद के नंबर से अलग भी उसका कोई फैक्टर हो, है ना, यही तो बोल देते हैं ना कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि मैं कोई एक नंबर ले लूँ 8, ये इवन है, ये भी कंपोजिट है। साथ में अगर मैं बोल दूँ 27, ये ऑड है लेकिन ये कंपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट है, राइट। अब आ जाता है तीसरा, लीस्ट प्राइम इज 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है? नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 1 नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या प्राइम नंबर, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती? 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है और वो इवन भी है, तो एग्जिस्ट तो कर रही है। अगर देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि 2 ही एक ऐसी संख्या होगी, एक सिंगल नंबर इवन ऐसा है जो प्राइम नंबर है। आगे जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे ऑड मिलेंगे, इवन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सो सबसे जो द ओनली वन एंड ओनली वन प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 होता है। ये आपको एक क्वेश्चन याद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, एक बहुभुज के अंत्य एवं बाह्य कोणों का अंतर 7 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। 119 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बोल रहा है, एक बहुभुज के इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है वो आपका 60 डिग्री है। देखो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, फॉर्मूला बताया हुआ है, बहुत अच्छे से याद होगा। लास्ट वाला प्रीवियस ईयर का जो पेपर सॉल्व किया है उसमें इसके ऊपर जस्ट बेस डायरेक्टली था। 2017 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 2019 में भी आ गया, कॉन्टिन्यूस 3 साल तक, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये आ गया। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ वन इंटीरियर एंगल, तो जितनी भी उसकी साइड्स होंगी उससे डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा n-2/n मल्टीप्लाई टू 180। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है ये तो सबको पता है, या फिर आप सिंपली बोलिए सम ऑफ वन इंटीरियर, नहीं वन इंटीरियर एंगल, ओके। और ऐसे ही अगर हम बात करें वन एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, डिवाइड कर दो n से, और दिया हुआ है आपको इनका डिफरेंस, है ना। चलिए तो डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इंटीरियर एंगल n-2/n इंटू 180 और माइनस कर दीजिए 360/n, और इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है 60। बस सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है n की आपको। यहाँ से देखो n आपका एलसीएम आ जाएगा, n इंटू 180 कितना हो जाएगा 180n, 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360, यहाँ से माइनस 360 इज इक्वल टू 60। n की मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो 60n आ जाएगा, 180n माइनस 360 हो जाएगा माइनस 720। 60n को उधर शिफ्ट करोगे तो 180n माइनस 60n, और 720 को उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 120n इज इक्वल टू 720। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 720 डिवाइड बाय
120 आ जाएगा आपका 6 टाइम 12 6, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो कितनी भुजाएं हो गई आपकी, वो हो जाएंगी 6, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 120, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो आप कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर दो, लाइक ऐसे 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 कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो वो इन्फिनाइट होते हैं, असंख्य, वो उसकी लिमिट नहीं होती। कोई भी एक लाइन है उस पर ये नहीं कि एक ही पॉइंट है, कितने भी पॉइंट्स ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसके साथ आपका पूरा जो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैथ्स के, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियोस करेंगे। सो देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। जो भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। ओके, तो चलिए फिर, ठीक है, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।